तो चलिए आज बात करते हैं यूनियन बजट 2026 की। इसको ना एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका देश पर और हमारी जेब पर आखिर क्या असर पड़ेगा। हर साल बजट आता है ना? और हम सोचते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए, ये कोई भारी भरकम सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये तो बस पूरे देश का, हमारे घर के बजट जैसा ही एक सालाना हिसाब किताब है। बिल्कुल, ये 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक का एक पूरा फाइनेंशियल प्लान है। मतलब सरकार को कहाँ-कहाँ से पैसा मिलेगा और वो उस पैसे को कहाँ-कहाँ खर्च करने वाली है, इसका पूरा ब्यौरा होता है इसमें। तो सबसे पहला सवाल, आखिर सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है? जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं, तो पहले आमदनी देखते हैं, राइट? ठीक वैसे ही चलिए पहले देश की आमदनी को समझते हैं। यहाँ देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सरकार की आमदनी को 100 रुपए माने तो उसमें से 24 रुपए, जी हाँ, पूरे 24 रुपए सिर्फ उधार और देनदारियों से आ रहे हैं। मतलब आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा असल में कर्ज है। इसके बाद इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी का नंबर आता है। अच्छा, तो आमदनी तो समझ आ गई। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मतलब ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? सरकार के खर्चे क्या हैं? और यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। सरकार जो 100 रुपए खर्च करती है ना, उसमें से 20 रुपए, सोचिए, पूरे 20 रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में चले जाते हैं। ये वो कर्ज है जो पहले लिया गया था। मतलब हमारा एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो हम नया कर्ज ले रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो पुराने कर्ज का ब्याज भरने में ही चला जा रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना। एक तरह का साइकिल बन जाता है। तो आमदनी और खर्च की इस पूरी कहानी से ना दो बहुत जरूरी शब्द निकल कर आते हैं, जिन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है घाटा और दूसरा है निवेश। चलिए इनको समझते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा नाम सुनने में भारी लगता है, पर मतलब बहुत सिंपल है। जब सरकार के खर्चे उसकी आमदनी से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे घाटा कहते हैं, और इस गैप को भरने के लिए सरकार को और उधार लेना पड़ता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारी पुरानी कहावत, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बस यही है फिस्कल डेफिसिट। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात भी है, सरकार इस घाटे को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, कोविड के टाइम पर तो ये घाटा 9.2% तक पहुंच गया था, पर अब सरकार का टारगेट है कि इसे धीरे धीरे कम करके 4.3% तक लाया जाए। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट शब्द की, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, सरकार के 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक तो रोजमर्रा के, जैसे सैलरी देना, सब्सिडी देना, और दूसरा होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा खर्च जिससे भविष्य के लिए कुछ बनता हो, जैसे नई सड़कें, पोर्ट्स, फैक्ट्री, रेलवे। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिससे आगे चलकर देश की कमाई बढ़ेगी। और इस बार सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है, करीब 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये एक रिकॉर्ड अमाउंट है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने की योजना है। उम्मीद यही है कि इस इन्वेस्टमेंट से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधरेगा ही, साथ में नौकरियां भी पैदा होंगी और इकोनॉमी को एक बड़ा पुश मिलेगा। ठीक है, तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आंकड़े। लेकिन सवाल यह है कि इसका हमारी जेब पर, हमारे भविष्य पर क्या असर होता है। चलिए अब इसे देखते हैं। तो देखिए, मिडिल क्लास के लिए इस बजट में मिला जुला असर है। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। मतलब जितना टैक्स पहले दे रहे थे उतना ही अभी देना होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई विदेश घूमने का या बच्चों को बाहर पढ़ाने का प्लान कर रहा है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। ओवरसीज टूर पैकेज और एजुकेशन पर जो टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था, उसे काफी कम कर दिया गया है। और एक बहुत ही अच्छी पहल है छात्राओं के लिए। स्टेम यानी साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए हर जिले में हॉस्टल बनाए जाएंगे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। एक तरफ सरकार रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है, सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे बना रही है, लेकिन ये सब हो रहा है भारी उधार लेकर। तो सवाल ये है कि क्या ये बजट देश को एक सस्टेनेबल ग्रोथ यानी एक मजबूत विकास के रास्ते पर ले जा रहा है, या फिर हम कर्ज के एक और गहरे गड्ढे की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।